जब आप ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप बीजेपी को सिर्फ ब्राह्मणों से एसोसिएट क्यों करते हैं? पीएम मोदी खुद थोड़ा ना ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद को प्रोपेगेट करते हैं। ब्राह्मण क्या है? एक जाति। ब्राह्मणवाद एक विचार, ऑफ द ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण। पर आप अगर किसी की आस्था का मजाक बना रहे होते हैं तो वहाँ लोगों का अगर गुस्सा पनपता है तो वो तो एक तरीके से जायज़ हुआ ना। बीजेपी वालों ने हनुमान जी को बीजेपी का झंडा दिया और बीजेपी की रैली में डांस करवाया। क्या इससे लोगों की आस्था हट नहीं होती? तो सिस्टम की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि सब चीज़ हाथ में होने के बाद भी हम वेलफेयर के लिए उस लेवल का वर्क नहीं कर पाते हैं? जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वही अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। लोगों ने कहा कि अच्छा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो फिर कल को आप किसी और का इस्तीफा मांगोगे, किसी और मंत्री का। आप ये क्यों सोचते हो कि बीजेपी अच्छा काम कर ही नहीं सकती? सीजेपी को मजबूती देने वाले जिनके अनशन ने तमाम देश के युवाओं को सबको जगाया और वापस जंतर मंतर पे बुला लिया। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा के हाथों अपना हंगर स्ट्राइक क्यों खत्म किया। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं और आज के हमारे जो मेहमान हैं विजेता दहिया हैं। विजेता, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं अनिल भाई, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई साहब। इतनी सारे आडंबर रचे गए आपके खिलाफ, तमाम चीज़ें हुई, उस पर तो आपने अलग अलग जगहों पे जाके अपने अनुभव साझा कर दिए हैं। लेकिन हमारी बातचीत में हमारी कोशिश ये है कि हम विजेता को ना उन सारे जो घटनाएं हुई उसके बाहर हम आपको दिखा सके कि वो क्या है। तो वो एक लेखक भी हैं, वो एक फिल्म मेकर भी हैं, वो एक विचारक भी हैं, वो रिसर्चर भी हैं, वो सरकारी अफसर भी रह चुके हैं भारत सरकार की नौकरी में। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद विजेता, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी जो आप कर रहे हैं, फिल्में छोड़ दी आपने, शायद अब नहीं कर रहे हैं आप, अभी जो आप कर रहे हैं उसे आप कैसे विस्तृत तरीके से हमको समझा सकेंगे कि आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं क्या करूँगा अभी वो डिसाइड करूँगा मैं, क्योंकि अभी पिछले करीबन 60 दिन से 50-55 दिन से तो मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी किसी प्रोटेस्ट में ही शामिल था। तो इससे पहले एक किताब लिख रहा था, वो किताब आधी बीच में फिर छोड़नी पड़ी क्योंकि ये काम आ गया। तो अभी फिर से काम रिज्यूम करूँगा। बेसिकली मेरा क्या है कि कोई भी आप काम करो उसमें मैं इकिगाई की बात करता हूँ। इकिगाई क्या है कि आपको वो काम करना आता हो, दूसरा आपको काम करने में आनंद आता हो, तीसरा उससे कुछ पैसा आ सके ताकि सस्टेनेबल हो, और चौथा कि उसका दुनिया में कुछ इम्पैक्ट हो। तो सारा का सारा जो मैं करता हूँ इसी के ही बेसिस पे करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं विदेश मंत्रालय में ऑफिसर था, वो काम ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट काम है हमारे देश के लिए, है ना। लेकिन उसमें, और वो काम मैं अच्छे से भी करता था, पैसा भी था, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं था, क्योंकि मेरा एक जो मेरी जो प्रवृत्ति है वो एक अलग तरह की है। ठीक है, इनफैक्ट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वीके सिंह सर, उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया था और बहुत ही स्नेह के साथ उन्होंने पूछा कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसा है तुम्हारा सेक्शन बदल देते हैं, ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सुना कि कोई नौकरी छोड़ के जाता हो। तो मैंने उनको भी कहा था कि नहीं सर, मैं यहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम करता रहूँ, और अब बस कुछ ऐसा काम कि मुझे लगता है कि मैं और भी कुछ महान कर सकता हूँ और जिससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और फिल्मों का भी, जैसे आपने कहा कि मैंने 2 फिल्में बनाई, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। हरियाणा में उन्होंने कहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस, कहीं बेस्ट वेब सीरीज़, इस तरीके के अवार्ड्स जीते। लोगों ने ऐसा कहा कि उन्होंने 3-3, 4-4 बार देखी है, दरारे भी और ओपरी पराई भी। फिर लेकिन प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये डिमांड थी कि आप गैंगस्टर वाली फिल्म बनाओ ना। फिर अगेन वही बात कि यार वो तो करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा और वो फिर समाज में एक सही इम्पैक्ट भी होगा नहीं। तो फिर मैंने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, जितनी फिल्म बना सकें उतनी काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे इसी को ही अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है। तो हमेशा ज़िंदगी में यही मेरा एक मतलब पैरामीटर है कि काम में मज़ा आए और वो एक मीनिंगफुल काम हो। अच्छा, ये सीजेपी प्रदर्शन को लेकर के तमाम चीज़ें हुई, अब
लोग उसे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह भी देख रहे हैं। आपका नज़रिया क्या है उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के, या फिर वो जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन की तरह बनी हुई पार्टी थी जो बाद में देश के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन तक ले गई, जी, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो मैंने बार बार कहा है कि एक ऐसी सिचुएशन थी कि जब लोग बोलने से घबरा रहे थे ना, जब ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर लोग चुप रहते हैं, जो कुछ ही एक लोग बोलते हैं उनके ऊपर खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कलेक्टिवली ये होता है कि आपके अंदर एक हिम्मत आ पाती है, आप बोल पाते हो, तो ये मूवमेंट बढ़ा। और फिर वही जो हम डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक तरीके से डेमोक्रेसी को हमने कुछ पॉइंट तक रिक्लेम किया, है ना। जो अदरवाइज कहा जाता था कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, और पेपर लीक को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई सांत्वना नहीं थी, कोई रीएश्योरेंस नहीं थी, पूरा इग्नोर किया जा रहा था, जैसे हर एक मुद्दे को इग्नोर किया जाता है। तो इसलिए ऑफ कोर्स ये एक डेमोक्रेसी की जीत की तरह है, और इस तरीके के मूवमेंट्स, इस तरीके की बातचीत अलग अलग फॉर्म में, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे ऑन ग्राउंड, वो होती रहनी चाहिए। इन सब धुरियों में आप बीजेपी और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? बीजेपी तो वही हम देख ही रहे हैं कि वो गवर्निंग पार्टी है, कोलिशन गवर्नमेंट में है, और उनकी तरफ से एक जो एरोगेंस है वो आई थिंक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इनफैक्ट अभी जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया भी, तब भी अगर आप उसको देखेंगे, वो जो पूरा उन्होंने 2 पेज का अपना इस्तीफा पत्र लिखा, तो उसमें भी वही एरोगेंस झलकती है कि वो अपनी गलती अभी भी नहीं मान रहे। और उन्होंने कुछ कहा कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो जाता, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि जो होम मिनिस्ट्री है वो इस तरीके से किसी सो कॉल्ड क्रिमिनल एलिमेंट से वो क्या ब्लैकमेल हो जाती है, उसके प्रेशर में आप ये करते हो, है ना। तो अपने ही जो देश के युवा हैं उनको आप कभी दहशतगर्द बताते हो, कभी वायरस बताते हो, कभी उन्हें क्रिमिनल एलिमेंट्स कहते हो, इस तरह की झूठ और पुलिस ब्रूटैलिटी, क्यों ये सब? आप सत्ता में हो, कुछ अच्छा काम करो ना। लोगों ने कहा कि अच्छा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो फिर कल को आप किसी और का इस्तीफा मांगोगे, किसी और मंत्री का। तो मैंने यही कहा कि आप ये क्यों सोचते हो कि बीजेपी अच्छा काम कर ही नहीं सकती? किसान कुछ कह रहे हैं कि स्वामीनाथन फॉर्मूले वाला एमएसपी दे दो। कोई इंसान कह रहे हैं कि पुल क्यों गिर रहे हैं, आप इंश्योर करो पुल ना गिरे, है ना। आप अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दो, आप इतना बढ़िया काम करो। तो लेकिन वो काम नहीं करते, उसके अलावा वो सारी चीज़ें करते हैं, प्रोपागेंडा, फिल्में बनवाना और बड़े क्रिंज टाइप के एडवर्टीजमेंट्स। और अभी रिसेंटली कल परसों वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और कभी जो है इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देंगे, कभी कुछ करेंगे, एक पूरा गोदी इकोसिस्टम तैयार करेंगे, बाकी सब चीज़ कर रहे हैं। लेकिन बस एक जो चीज़ करनी चाहिए कि आप अच्छा काम करो, वो नहीं कर रहे। पता नहीं क्या है दिमाग में, क्या नहीं। और सारी मशीनरीज होने के बाद आखिर मतलब आप मुझे बताओ कि इस सिस्टम को आप भी बहुत अच्छे से समझते हो, सिस्टम की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि सब चीज़ हाथ में होने के बाद भी हम वेलफेयर के लिए उस लेवल का वर्क नहीं कर पाते हैं जैसा कि हम अपने चुनावी भाषण पत्रों में कहते हैं? मेरे ख्याल से जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वही अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। और बीजेपी की आइडियोलॉजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है, ठीक है। भले ही वो एक बहुत ही वाइल किस्म की आइडियोलॉजी है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है। और वो बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, वोटर, हर किसी को आइडियोलॉजी पता है, ठीक है। वही ब्राह्मणवाद की आइडियोलॉजी है, जहाँ पे आप जन्म से ब्राह्मणवाद की बात किसी को ऊपर मानते हैं, किसी को नीचे मानते हैं। लेकिन मुझे तो बात करनी पड़ रही है। होना तो ये चाहिए कि ये सब चीज़ें मिट जाती है अब तक, क्योंकि हमारे देश में संविधान है जहाँ पे आज़ादी, बराबरी, बंधुता, न्याय, है ना, इस तरीके के मूल्य हैं। लेकिन वो अभी भी उस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि अब सावरकर ने भी कहा था कि मनुस्मृति, है ना, वो होना चाहिए। गोलवलकर ने भी ये कहा था। अभी भी जो है राम भद्राचार्य, जिनसे पीएम मोदी गले मिलते हैं, वो भी मनुस्मृति को भारत का शाश्वत संविधान बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, जिसे पीएम मोदी अपना छोटा भाई बताते हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैं जातपात ख़त्म करने के पक्ष में नहीं हूँ। पेट्रियार्की आप देखो कितनी, अभी कोई आरएसएस के सो कॉल्ड थिंकर हैं जिन्होंने कितनी भद्दी बात कही कि ये सेकुलर महिलाएं, ये अपने ये
मेरा बस दुष्कर्म, चलता तो चारों ओर से बंद करके जंतर मंतर के गेट को गोली मार देता। और ये सेक्युलर महिलाएं अपना दुष्कर्म एंजॉय करती हैं। तो इस तरह की भद्दी बातें, वही पेट्रियार्की, वही कास्टिज्म, वो दिखता है ना उनके उसमें बार बार। कहीं कोई कैबिनेट मंत्री जाते हैं और वहाँ पे नारे लगाए जाते हैं ब्राह्मण सबके बाप हैं, कभी कोई कहते हैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ हैं और रहेंगे। तो वही जो चीज़ है उसी को ही, तो बीजेपी कोई अभी की पार्टी नहीं है। मतलब वो तो चलो ठीक है कि 50 साल पहले मतलब जब बनी, लेकिन उससे पहले आरएसएस थी। आरएसएस से पहले 52 से जनसंघ चलते आ रहा है, हिंदू महासभा थी। उससे पहले चंद्रनाथ बसु ने वो हिंदुत्व का शब्द दिया था। उससे पहले आप देखो कि लोग थे राधाकांत देव जैसे, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, इनके खिलाफ बोलते थे, उनके धर्म सभा। और पीछे जाओ तो वही लोग हैं जो कबीर के खिलाफ थे, मीराबाई के खिलाफ थे, सावित्रीबाई फूले पे जो गोबर फेंकते थे, फातिमा शेख पर गोबर फेंकते थे जब वो लड़कियों को पढ़ाने जाती थी। ठीक है, रवि वर्मा जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए, उनका भी विरोध किया गया कि ये तो हमने मंदिरों में रखा हुआ था, आपने घर घर तक भगवान क्यों पहुंचा दिए। ठीक है, कितना भी आप पीछे जाते जाओगे, हमेशा ये जो एक ब्राह्मणवादी सोच है ये हमेशा से चलती रही। गुरु नानक का भी विरोध किया गया, संत बसवन्ना को तो शहर से ही निकलवा दिया गया, जबकि संत बसवन्ना तो खुद ब्राह्मण परिवार से थे। तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद एक विचार है, और हो सकता है कि कई ब्राह्मण हो और वो ब्राह्मणवादी ना हो, जबकि दूसरी जाति के लोग भी ब्राह्मणवादी हो सकते हैं। तो उस ब्राह्मणवाद को छोड़ना चाहिए और हिंदुइज्म की और जो स्ट्रीम्स हैं उनको पकड़ना चाहिए। हिंदुइज्म में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनको आप पकड़ो ना। तो बीजेपी लेकिन उसी चीज़ को ही मतलब लेके चल रही है। मुझे एक और थोड़ा सा समझाइए अच्छे से कि जब आप ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप बीजेपी को सिर्फ ब्राह्मणों से एसोसिएट क्यों कर देते हैं? उसमें तो तमाम अलग अलग जातियों के नेता हैं। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि पीएम मोदी खुद थोड़ा ना ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद को प्रोपेगेट करते हैं, इसलिए वो भी ब्राह्मणवादी है। तो ब्राह्मण क्या है? एक जाति है, ठीक है, और ब्राह्मणवाद एक विचार है। और ब्राह्मणवाद क्या है? एक सिस्टम है, ऑफ द ब्राह्मण, फॉर द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण, है ना। अब जैसे इस शब्द का मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ मैं समझाता हूँ। एक अभी जैसे कुछ 3-4 दिन पहले एक मैं मीडिया इंटरव्यू के लिए गया था, और फिर एक और दूसरे के लिए जाना था। तो जो एक कैब ड्राइवर थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे विजेता जी आपने तो बड़ा अच्छा मूवमेंट किया, मेरे पोते ने भी नीट दिया था और वो कैंसिल हो गया था, बहुत अच्छा। तो ऐसे बात होने लगी और उन्होंने अपना नाम बताया, देवेंद्र शर्मा। पहला नाम मैं चेंज कर रहा हूँ बट वैसे शर्मा थे। तो मैंने उनसे ऐसे कहा कि सर, जैसे मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ क्योंकि ये मानते हैं कि कोई जन्म से श्रेष्ठ है और कोई जन्म से नीचे है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? आपको नहीं लगता कि कर्म से इंसान वो होना चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है। अब जैसे मैं कैब चलाता हूँ तो मेरा कर्म है कि मैं किसी भी पैसेंजर को सही सलामत लेके जाऊँ, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा हाँ तो फिर? बोले नहीं, लेकिन देखो हम ऐसे तो नहीं मानते, सबके साथ बैठते हैं हम तो, लेकिन भाई देखो ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, तो शास्त्रों में लिखा है। अब जब तक, अब उनकी बात गलत नहीं है, तो फिर ये शास्त्रों में एग्जैक्टली है ना, तो ये एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है। तो और वो बेचारे, तो ये बेचारे मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि वो भी एक इग्नोरेंस में। अब जब तक वो ये मानेंगे कि ये शास्त्र डिवाइन है, फिर तो उनकी बात ठीक है, क्योंकि कई शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्राह्मण जो है पूरे ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और देवता भी जो है उन मंत्रों के अधीन है। तो मुझे उनको समझाना पड़ेगा ना कि सर ये जो शास्त्र हैं ये ब्राह्मणों ने ही लिखे हैं अपने फायदे के लिए, और इसलिए अब हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मणवाद शब्द का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है, कि आपको ये बात कहनी है तो उस शब्द का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। ये एक इतिहास है, उस इतिहास पे आप पर्दा डालते रहोगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो फिर सोल्यूशन क्या है विजेता? सॉल्यूशन तो यही है कि आप वो नॉलेज फैलाएं, लोगों को एक सही नज़रिया दें। अब कई बार मैंने बताया कि एक मेरा दोस्त है अमेरिका में, उसने बताया कि उसका जो बेटा है 2nd क्लास में है, और 2nd क्लास के बच्चे को रेसिज्म के बारे में बताया जाता है कि रेसिज्म क्या है और ये क्यों स्टार्ट हुई, और अफ्रीका से यहाँ पे लोग आए थे, उनको नीचे समझा जाता था और ये बड़ी गलत बात है। इस तरीके से उनको सेंसिटाइज किया जाता है। लेकिन आप इंडिया में देखिए, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये होता है कि मैं अगर ऐसा कंटेंट बनाता हूँ लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, तो मुझ पे भी अटैक किए जाते हैं
पहले केवल डीएम में और कमेंट में थे, अब तो आपने वीडियो देखा होगा कि लोग मतलब हैकल करने लगे। तो ना तो आप करिकुलम में कुछ ऐसी चीज डालते हैं, कोई और चीज बताता है कुछ, कभी आप उसकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। अब एक दीपक डायलॉग्स के नाम से एक दोस्त हैं, उनकी आईडी भी ब्लॉक कर दी गई। तो जितने भी रैशनलिस्ट हैं आप उनको बोलने भी नहीं दे रहे, आप खुद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे, इसीलिए प्रॉब्लम है। पर एक सवाल है कि आप ठीक है, आपके विचार अलग अलग हैं, हमारे हिंदुस्तान में सबके विचार अलग अलग होते हैं, एसोसिएशन सबका अलग अलग होता है, पर आप अगर किसी की आस्था का मजाक बना रहे होते हैं तो वहाँ लोगों का अगर गुस्सा पनपता है तो वो तो एक तरीके से जायज़ हुआ ना। नहीं, जायज़ कैसे है? जैसे कि अब किसी की आस्था जो है अब वो भी तो एक सब्जेक्टिव ही है ना। वो आपकी जो आस्था है वो इतनी कमज़ोर है, किसी की आस्था कुछ और हो सकती है। जैसे अब मैंने एक एग्जांपल दिया कि जो बीजेपी वालों ने हनुमान जी को बीजेपी का झंडा दिया और बीजेपी की रैली में डांस करवाया, क्या इससे लोगों की आस्था हट नहीं होती? इससे भी तो होती है ना। ये नहीं हो सकता ना कि बीजेपी वाले चाहे कुछ भी करें और तो किसी का वो नहीं होगा, और कोई और इंसान कुछ सही भी बात बोले तो आप उसको एकदम से हिंदू विरोधी ये करके, तो वो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो अपने ब्राह्मणवाद को हिंदुइज्म के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं और आपकी आस्था के चक्कर में लोगों पे जुल्म होते जा रहे हैं। अभी वो लड़का केतन लाल, उसके साथ आप देखिए क्या हुआ, और पूरा का पूरा जो ब्राह्मणवादी मीडिया है उसने न्यूज़ को कवर तक नहीं किया। उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स ने बुलाया, उसके पैरों में कील ठोक दी गई, उसके नाखून उखाड़ दिए गए, फिर उसके घर वालों को बुलाया और उसकी फिर मतलब डेथ हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये नीचे है और हम ऊपर है। तो इस तरीके की सोच, आप सोचो ना कि कितनी खतरनाक सोच है, और इस सोच पे कोई बोले और आप कहो ओ मेरी आस्था हट हो गई। अरे भाई, आपकी आस्था इतनी कमज़ोर क्यों है? आप अपना प्रचार कर रहे हो, जो दूसरा बंदा है उसे अपना प्रचार करने दो। जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने क्या कहा कि जो विषय तर्क ना झेल सके फिर तो समझो वो पाखंड है। और ये पेरियार ने भी यही कहा था कि हम तो जो पाखंड है हम तो उसके खिलाफ बोलते हैं। तो कुछ लोग इस पे हर्ट क्यों होते हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके लिए जो मतलब पाखंड को ही धर्म बताते हैं? धर्म की और भी तो इतनी अच्छी बातें हैं ना। ईशावास्यम उपनिषद की मैंने इतनी बार बात की है, निष्काम भाव की मैंने इतनी बार बात की है, लेकिन आपका वो है कि नहीं वो सब छोड़ो, हमें तो अपना यही चाहिए। अब एक बात है जब मैं कहता हूँ कि 500 रुपये में आप ग्रहों की दशा नहीं बदल सकते। अब आपकी आस्था हर्ट हो रही है, लेकिन देखो ना कि करोड़ों लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब मेरी ये बात सुन के बहुत सारे लोग हैं जो इस पाखंड से बाहर निकल आए। लोग मिलते हैं और लोग कहते हैं सर मैं बिल्कुल फंसा हुआ था क्योंकि बचपन से एक कंडीशनिंग थी, और आपकी बात सुनी एकदम से मेरे दिमाग में बत्ती चली और मेरी बिल्कुल लाइफ बदल गई। मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और सब कुछ। तो आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं होने देना चाहते, और आप उसके लिए क्या है मेरी फीलिंग्स। अरे दूसरों की भी तो कुछ फीलिंग्स होंगी यार, दूसरों को भी तो आप मत उनको प्रताड़ित करो ना। उनको आप मेंटली आप गैस लाइटिंग करते हो, उनको प्रताड़ित करते हो, ये ठीक है क्या? अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं नागरत्ना जी, बीवी नागरत्ना जी, उन्होंने कहा कि फिर ऐसी बात है, फिर तो हम ऐसा करते हैं कोई भी जो स्क्रिप्चर है उसको हम वही कर देते हैं कि उसकी कोई भी एडेप्टेशन होगी नहीं, ना टीवी पे, ना कविता में, ना कहानी में, ना किसी भी उसमें। क्यों? क्योंकि यूँ तो फिर फीलिंग्स हर्ट होती रहती हैं, और उनकी बात सही है। तो एक सभ्य समाज क्या है जहाँ पे लोग अपनी बात कह सकें। आप अपनी बात कहो, वो अपनी बात कहे। इसी पे मैं एक और सवाल लूँगा कि जब आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो फिर बीच में एक आरक्षण जैसा शब्द निकल के आता है। आरक्षण के बारे में हम लगातार सुनते बोलते आए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जैसे सीजेपी का मूवमेंट अचानक ही रातों रात मतलब इतना फेमस हो गया कि 22 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ गए एक हफ्ते 10 दिन में। आज 7 दिन हो गया है, एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, उस पे भी नियर अबाउट 6 लाख के आसपास 6 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं, और वहाँ पे ये मांग किया जा रहा है कि आरक्षण हटाया जाए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरक्षण हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए और कैसे हटाना चाहिए?
और क्या आप इस मूवमेंट का समर्थन करेंगे या करते हैं? रिजर्वेशन जो है वो एक दवाई है। बीमारी क्या है? जातिवाद। तो आप बीमारी को ही तो हटाओगे ना, दवाई तो अपने आप हट जाएगी। बीमारी हटी नहीं है और आप दवाई हटाने की बात करते हो, तो ये तो बड़ी ही मूर्खता वाली बात हुई। कभी तो आप जातिवाद हटाने की बात करो ना। हर जगह जातिवाद है, हर जगह। एक गांव की आंगनवाड़ी से लेकर सिलिकॉन वैली तक इस तरीके की भी रिसर्च और आर्टिकल्स देखे गए हैं कि दूसरे देश में चले गए, वहां पे भी छोड़ नहीं रहे। और ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब इंडियंस जो है पूरे दुनिया में जाएंगे, कास्ट विल बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल ये चीज़ दिख रही है। चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे वो इतना बिल्कुल PhD कर जाए या कोई बहुत बड़ा वो बन जाए, जैसे मैं सिलिकॉन वैली का कह रहा हूँ, उसके बाद भी उनके दिमाग से वो जातिवाद तो हट नहीं रहे। और जब जातिवाद है तो उसके खिलाफ एक ही तो सॉल्यूशन है, जो कि परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन वही जो एक सॉल्यूशन है उसको भी आप हटाने की बात करो, तो ये तो फिर बड़ी एक मतलब, या तो फिर लोग इग्नोरेंट है, उनकी मूर्खता है, या फिर वो निर्मम है कि अरे हाँ हाँ है जातिवाद, पर जो भी यार हटाओ आरक्षण। तो इनके अलावा तीसरा तो मैं संभावना देखता नहीं, कि या तो वो बिल्कुल ही मूर्ख हैं या फिर वो निर्मम है। तो रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे क्या होना चाहिए? नहीं सर, गरीबी एक प्रॉब्लम है, जातिवाद एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो गरीबी के भी सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत सारे पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स होते भी हैं। मुफ्त राशन से लेकर कहीं पे मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी और राशन कार्ड, है ना, और दुनिया भर की जो कभी लाडली योजना या कुछ कुछ अलग तरह की स्कीम्स चलती हैं। लेकिन जो जातिवाद है वो एक अलग बीमारी है, तो उसके लिए भी तो कोई दवाई चाहिए ना। एक दलित ब्राह्मण है, और सॉरी एक गरीब दलित है, एक गरीब ब्राह्मण है, गरीब दोनों हैं, लेकिन वो जो गरीब दलित है उसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एक वो मध्य प्रदेश का कोई वीडियो आया था, उसमें वो दिखता है कि बारात जा रही है और एकदम से कोई गरीब ही औरत है जो प्रोबेबली ब्राह्मण या किसी भी 3 वर्ण से होगी, और वो जिस तरीके से करती है, छी छी दूर हटो यहाँ से, दूर हटो। तो देखो ना, वो गरीब है लेकिन उसके भी दिमाग में जातिवाद है। तो वो जो लोग हैं वो कुछ एक्स्ट्रा झेल रहे हैं। और ये केवल एक इंसिडेंट नहीं, राजस्थान से लेके हर जगह हम ये इंसिडेंट रेगुलरली देखते रहते हैं कि जो कोई दलित हैं उनकी बारात पे कभी पत्थर फेंके जाते हैं, घोड़ी से उतारा जाता है। पूजा मेघवाल का भी हमने केस देखा था उदयपुर में, है ना, और डीजे नहीं चला सकते, आपने बाइक चला ली तो आपको थप्पड़ मार दिए जाएंगे। तो कोई गरीब ब्राह्मण या गरीब राजपूत वो ये नहीं झेलता ना। तो एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, तो एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी चाहिए ना। ये एक हिस्सा है, पर एक दूसरा हिस्सा ये भी है, आर्गुमेंट होता है जो स्वर्ण समुदाय से आने वाले हैं, फिर वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, या जो भी कैटेगरी स्वर्ण में आती है, उनका ये कहना है कि कोई निरीह गरीब व्यक्ति है, ठीक है, वो फिर किसी भी कास्ट से आता हो और उसके बच्चे का जो एक कट ऑफ है वो मतलब नहीं पहुंच पाता है किन्हीं कारणों से, या फिर उसका नहीं हो पाता है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो स्वर्ण कास्ट से आता है और उसका पूरा परिवार पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद लगा करके बस ये सपने देखता है कि वो बच्चा किसी भी हाल में डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे किसी सरकारी जगह पे पहुंच जाए, लेकिन वो आरक्षण के कट ऑफ की वजह से उसका नहीं हो पाता है। ये आर्गूमेंट है। अब इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, ये वो तो थोड़ा गलत हो रहा है ना। देखिए, एक जो ब्राह्मणवादी प्रोपेगेंडा है वही इस तरीके से ये फैलाता है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम के जिम्मेवार या तो मुस्लिम है या दलित है। सच्चाई ये है कि जो वर्कफोर्स है उसमें से जॉब्स का जो शेयर है वो बहुत कम है, और जॉब्स में भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनका शेयर और भी ज़्यादा कम है। मतलब वो पूरे इंडिया के वर्कफोर्स का शायद 1% भी होगा नहीं, 1-2% मुश्किल से, और उसका एक हिस्सा कुछ दिया गया है। तो प्राइवेट जॉब्स तो आपके पास हैं, आप ओलंपिक्स में कॉम्पीट कर सकते हो, मेडल ला सकते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारत ने ओलंपिक्स में कोई झड़ी लगा दी हो मेडल्स की, नहीं है ना। अभी इतने सारे जो पुल गिर रहे हैं, कभी रेलवे एक्सीडेंट होते हैं और कई सड़क में गड्ढे हैं, ये सब कुछ क्या रिजर्वेशन की वजह से ही हो रहा है? नहीं ना। प्रॉब्लम क्या है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि गरीब के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, लेकिन लोगों को आपस में लड़वाया जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है ये दलित ही इसके लिए जिम्मेवार।
तो ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना। सभी लोगों के लिए फ्री क्वालिटी एजुकेशन हो, इससे तो गरीब ब्राह्मण को भी फायदा मिलेगा और गरीब दलित को भी फायदा मिलेगा। क्यों हम कभी इसकी बात नहीं करते? अब इसमें भी कास्ट सिंस हमारे पूरे समाज में है, इसलिए कोई भी आप इशू लो इंटरसेक्शनलिटी होगी ही। जैसे एजुकेशन की हम बात करें, 94,000 के आसपास स्कूल्स बंद हुए पिछले इन सालों में। अब जो दलित हैं उनमें से करीबन 72% ऐसे हैं जो या तो गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं। तो जब सरकारी स्कूल बंद होते हैं, सफ़र सब करते हैं, लेकिन जो दलित हैं वो कहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स देखिए, होंगे सब लोग, लेकिन दलित्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसमें कहीं ज़्यादा होगा। आप गरीबी देखिए। यहाँ पे एक वीडियो लगाइएगा जो अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, वो अब नहीं है, तो उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया के ही मंच पे कहा था कि भाई राष्ट्रपति की पोती और एक गरीब आदमी की पोती, दोनों का स्कूल एक कैसे हो सकता है, वो सुनिएगा। अच्छा, मतलब कह रहे थे कि नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? सेम फीस कैसे हो सकती है? क्यों नहीं? तो फ्री करो ना सभी के लिए। सभी बच्चे अब ये मेरिट चलाते हैं। हाँ, तो मेरिट की तो बात तभी होगी ना कि जब सबको सेम एजुकेशन मिल रही है, तभी तो आप मेरिट की बात करोगे ना। वरना एक बंदा है वो एक एग्जाम दे रहा है और उसके लिए वो कोचिंग ले रहा है कोटा में किसी उसमें जिसमें 2 लाख रुपए फीस है, एक बंदा उसे कोचिंग नहीं मिल रही है। तो जब दोनों की एक रिसोर्सेज सेम नहीं है तो फिर आप इसको मेरिट की फाइट कैसे कह सकते हैं? और ये हमें साफ साफ पता है कि जो गरीब हैं जो लोग, उसमें भी दलितों का वो ज़्यादा है, लेकिन दलितों का शेयर ज़्यादा है उसमें। पर एक और आर्गूमेंट हो रहा है। आर्गूमेंट ये भी हो रहा है कि मान लीजिए कि नीट का एक नंबर ले लेते हैं कि 250 का कट ऑफ है स्वर्ण का, ठीक है, ओबीसी का है 190 से लेकर के 110 के बीच का, और जो दलित है उसका 177 है, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि 177 पे जो कट ऑफ लेके पास होगा वो कैसा डॉक्टर बनेगा? अब ये तो बड़ी अजीब बात है ना क्या आप इलाज करवाएंगे? उनको बेसिक समझ नहीं है कि जो रिजर्वेशन है वो एंट्री लेवल पे है, वो एग्जिट लेवल पे नहीं है। ऑफ कोर्स वो भी पढ़ेगा और एग्जाम वो भी देगा, एग्जाम किसका क्लियर होगा इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती। फिर ये कहते हैं -40 में डॉक्टर बन गए। अरे भाई वो देखो तो कि वो क्या था, वो एक जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी सीट बिकी नहीं, क्योंकि वो कुछ इस तरीके के कोर्सेज होते हैं। तो जितनी भी कैटेगरीज थी सभी की कट ऑफ उसमें कम की गई थी। ऐसा नहीं है कि केवल SC का ही था, सभी के लिए वो था, जनरल के लिए भी था। लेकिन भाई ये एक बात को आप बार बार बोल के इस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इतने सारे और केसेस होते हैं कि हेल्थ केयर गड़बड़ है। अब कभी ये हो जाता है कि किसी के पेट में कैंची रह गई तो आपको क्या लग रहा है कि सारे दलित ही हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो लेकिन वो वही है कि बार बार आप ये दिखा के हमारी तो जैसे सभी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेवार दलित ही हैं, जबकि अगर सभी के लिए एजुकेशन हो, सभी के लिए हेल्थ केयर हो, है ना, हर एक जगह पे मोहल्ला क्लिनिक जैसा मॉडल हो सकता है, जिससे 90% बीमारियों को तो उसी मोहल्ला क्लिनिक से देखा जा सकता है ना। तो सभी जगह हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, देश आगे बढ़ेगा। और सभी के लिए जॉब्स नहीं हो सकती तो सरकार एक करे कि भाई आप क्या चीज़ कर सकते हो, एक हैंड होल्डिंग करे कि भाई आपने जो है वही जैसे लिज्जत पापड़ जैसे जो मॉडल है कि भाई आप कुछ सामान बनाओ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में और सरकार आपकी मदद करेगी उसको सेल करने में। कुछ ऐसा हो सकता है ना, सबको काम भी मिल सकता है। लेकिन ये सब नहीं करेंगे। हाय दलित नहीं कर दिया, रिजर्वेशन नहीं कर दिया, तो ऐसा कैसे? तो इसी चक्कर में जब तक आप लड़ते रहोगे आपस में ही, उस गरीब ब्राह्मण को भी कुछ नहीं मिल रहा। मेरी उनके साथ भी हमदर्दी है, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार देखो तो सही कि ये जो गड्ढे हैं सड़क पे ये क्यों नहीं हट रहे, फ्री क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं, कभी ये भी तो आप बात करो। मुझे इसी मामले में देश की एक और प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या, गलती आपको क्या नजर आती है भाई? बीजेपी की प्रॉब्लम है उनकी आइडियोलॉजी, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की कमी है उनकी एक लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी।
ऐसा जरूर है कि बीच बीच में राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस मनुस्मृति थोपना चाहती है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, पेट्रियार्की के खिलाफ, ये ज़रूर है। लेकिन फिर भी ना एक जो पूरे के पूरे कांग्रेस में, नेताओं में, कैडर में, वोटर्स में एक जो होना चाहिए कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं और ये हमारा है, तो वैसा कन्विक्शन हमेशा मिसिंग होता है। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा, चलो आज ये बात कर ली, थोड़ा सा एक होता है ना स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, कि कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ है ना, या बीजेपी ब्राह्मणवाद, एकदम से खटाक से जो होते हैं, तो वो उस टाइप की स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी मिसिंग है। लोग अक्सर कहते भी रहते हैं कि आधे तो इनमें आरएसएस वाले हैं। मैं नहीं कह रहा, जिससे भी मैं मिलूं लोग, और खैर मतलब हमारे पास ऐसे स्टेट्स या वो भी आपको, राहुल गांधी तो कहते हैं ना कि भाई जाए। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 75% आरक्षण दे देंगे। नहीं, देखो बात ये नहीं है, वो तो ठीक है, कोई एक चीज आप जस्ट बोल दो, उससे नहीं, आपको ये देखना होगा। अगर आप देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख चेहरों को अभी के दौर में, तो हमेशा वो बाबा साहब की बात कर रहे होंगे, संविधान की बात कर रहे होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात तो लेके चल रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की बात तो बीजेपी भी कर रही है, वो भी ये कहते हैं कि हाँ हम सम्मान देते हैं और ये, लेकिन ये दिखना चाहिए ना। अब जैसे कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी चीज की, ईवा नवम्मा बिल वो लेकर आए, जो बहुत ही जबरदस्त, आई थिंक वो एक ऐसा लैंडमार्क, एक माइलस्टोन है कि किसी को भी शादी करनी है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। बाप मतलब लिटरली कि उसके माँ बाप भी अगर एग्री नहीं है, वो नहीं रोक सकते। 2 अडल्ट हैं, शादी करनी होगी करेंगे, कोई थ्रेटन करेगा उसके लिए भी प्रोविजन है, मॉनिटरिंग कमेटी है, सब कुछ है। ये होती है बात। अब ये चीज़ वो बाकी भी जिन स्टेट्स में उनकी सरकार है वहाँ पर भी लाए, बीजेपी को भी फोर्स करे कि भाई इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके जो टैबू है, और कई बार पुलिस भी खुद उनकी मदद करती है। हमने बार बार देखा है ऐसा कि जो कल्प्रिट्स हैं, है ना, क्यों पुलिस में जो लोग हैं वो भी अल्टीमेटली उसी माइंडसेट से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, इकोसिस्टम है ना, का ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सब चीजें करनी होंगी ना कि यार फ्री क्वालिटी एजुकेशन लाया जाए, लोग जो अपने विचार रखते हैं उन विचारों को रखने दिया जाए। अभी तो वो विचार रखने नहीं दिए जाते। हाँ, लेकिन अगर अभी की बात करें, अभी की कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस बहुत नए आइडियाज पुट कर रही है मार्केट में, मतलब देश मार्केट ही है। हाँ, उनका वोटर मार्केट, हाँ, वोटर मार्केट है। तो नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, फिर वो चाहे एजुकेशन के लिए हो या फिर जिस पॉलिसी की अभी आप बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, क्या यदि कभी ये सरकार में आते हैं तो संभव है कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होंगी? सर देखिए, एक सिंपल सी बात है, डॉक्टर विनायक सेन के साथ जो हुआ या सोनी सोरी के साथ जो हुआ वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, ये हमें पता है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के टाइम में नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जो कांग्रेस जिन स्टेट्स में है वहाँ पे सारे ही स्कूल बहुत चकाचक है ना। तो जब आप कहते हो ना कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम बाबा साहेब का सम्मान करते हैं, अब तो ये सारी बातें तो बीजेपी भी कहती है। अगर आपको खुद को अलग दिखाना है तो आपको कुछ और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे कि जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है, अब वहाँ पे इतना गजब कर दो कि जैसे अमेरिका में सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और गजब के सरकारी स्कूल हैं, इंडिया के प्राइवेट स्कूल उसका मैच नहीं कर सकते। तो इस टाइप के आप हिमाचल में जैसे उनकी सरकार है, तेलंगाना में है, वहाँ पे बना दो ना यार ऐसे स्कूल। आपको वही कर्नाटका में तो है ही, तो कर दो आप इतना। केरला में हो गया सरकार, हाँ, तो वहाँ पे आप इस टाइप, केरला में तो खैर एजुकेशन रही है क्योंकि उन्होंने दिखाया ना करके। तो आप इस टाइप के स्कूल्स बना दो और इस टाइप के आप हेल्थ केयर बना दो, आप जातिवाद को जड़ से मिटा दो। क्या ऐसा हो सकता है? अगर वो कर दे तो बहुत अच्छी बात है। पर विजेता, जैसे कि अभी भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं बार बार कि फलाने को किसी मंदिर में नहीं घुसने दिया, किसी दलित को। क्यों लोगों की ऐसी हिम्मत हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं है ना कि हम मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्या वो एक ऐसा स्टेटमेंट दें कि भाई अब से ऑलरेडी कानून है इसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए आर्टिकल हैं जो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी मतलब एक बैंड है और इससे अराइज करने वाली कोई भी डिसेबिलिटी वो पनिशेबल है। तो कानून ऑलरेडी है, लेकिन आप उनका एग्जीक्यूशन करो ना एक स्ट्रांग तरीके से। अब बोलो ना खुल के कि मनुवाद मुर्दाबाद और हम जातिवाद नहीं सहेंगे, पूरे स्टेट को हम कास्ट फ्री बनाएंगे।
तभी तो लोग वो करेंगे ना। अभी बोलने में तो चलो हाँ जी नौकरी, अरे सबको दे देंगे, एजुकेशन अरे दे देंगे भाई, सबको दे देंगे। अभी लोगों को इसलिए यकीन नहीं हो पाते हैं। मैं उनकी इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन कमी। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, पेपर लीक वहाँ भी हो रहा है, सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। जहाँ भी है सवाल उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। अभी कई लोगों ने ये कहा, पर राहुल गांधी लगातार मतलब स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर के एक्टिव हैं। उनका यूथ कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अलग अलग राज्यों में आपने देखा कि प्रदर्शन हुए, पुलिस के एक्शंस भी हुए। कुछ हद तक चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है आपको या नहीं? फिलहाल तो सर दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ऑनेस्टली, मतलब मैं बताऊं, क्योंकि वही बीजेपी हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो खेलती है वो दरअसल एक मुखौटा है। देश की पॉलिटिक्स क्या है? ब्राह्मणवाद बनाम अंबेडकरवाद। कि कुछ लोग हैं जो हमेशा से चाह रहे हैं कि हजारों साल से हमारा वर्चस्व रहे और हमें ये वर्चस्व रखना है। अब उन लोगों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। कोई भी जो दूसरे रिलीजन का है वो तो ब्राह्मणवादी होगा क्यों? जो कोई दलित या शूद्र है वो भी होगा क्यों? फिर ब्राह्मणवाद औरतों के भी खिलाफ है तो वे भी होंगी क्यों? और इनफैक्ट जो 3 वर्ण है उनमें भी जो सेंसिबल लोग हैं वो भी अब तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। मेरे तो बहुत सारे कॉमरेड ब्राह्मण परिवारों से ही हैं जो ओपनली ये कहते हैं कि हाँ ये गलत है और हमें संविधान को ग्राउंड पे लाना होगा इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, तो बेसिकली वो लोग तो कितने, बहुत कम बचे, 10%, शायद उससे भी कम। अब वो 90% के ऊपर अपना वर्चस्व कैसे रखें? तो वो बात को घुमा देते हैं, उसे क्या कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम। वरना ना हिंदुओं को मुस्लिम से दिक्कत है ना मुस्लिमों को हिंदू से दिक्कत है। सिंपल सी बात है कि यार कोई भी इंसान गलत करे, हिंदू हो या मुस्लिम, उसको जेल में डालो। सिंपल है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम जानबूझ के क्रिएट की जाती है। कितनी सारी न्यूज़ आप देखो यूपी से बार बार आई हैं। ध्रुव ने और मैंने एक वीडियो में वो सारे इंसिडेंट डिटेल भी किए थे कि गाय को काटा गया और पता चला कि किसी हिंदू ने किया है। क्यों करेगा कोई ऐसा? जानबूझ के इस चीज़ के लिए कि हिंदू मुस्लिम में ही लोगों को बांटो ताकि लोग ये सब चीज़ें ना देख सकें। तो अगर कांग्रेस को पॉलिटिक्स करनी है तो उसे इसकी बात करनी होगी। मैनिफेस्टो में पहला आइटम रखना होगा कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे। पर आपको पूरे लगता है कि तरीके से इतना संभव है कि आप एकदम ही मतलब क्लीन हो करके अपनी सारी बातें अपने वोटर्स के साथ साझा कर सके और वो वोटर उतना कनेक्टेड होगा? क्यों नहीं? उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। 90% का तो आपकी ही तरफ है ना, देखा जाए तो। आप लोगों को ये कहो कि भाई ये ऐसा ऐसा है यार, कोई ऊंच नीच नहीं चलेगी, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको हम साथ में लाएंगे। तो 90% तो एनीवेज आपके साथ है, और जो बाकी 10% है उनमें से भी लोग समझेंगे कि यार बात तो सही है। ये कहना है कि भाई सबके लिए स्कूल होंगे, सबके लिए हॉस्पिटल होंगे, लेकिन ये जातिवाद वगैरह, ये पैट्रियार्की वगैरह छोड़ दो तो बात तो गलत नहीं है ना। अभी वो बीजेपी की ही पिच पे खेलते रहते हैं और खेलते रहो। जब तक आप बीजेपी के पिच पे खेलोगे, शर्त लिखवा लो, आप कभी जीत ही नहीं सकते। क्योंकि बीजेपी के जो वोटर हैं उन्हें हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, माइंडेड। वरना उन्हें बुरा लगता है कि हनुमान जी को कभी पतंग उड़ा रहे थे ना पीएम मोदी, तो उनको बुरा लगता, तो उन्हें हिंदू धर्म से मतलब नहीं, उन्हें अपने ब्राह्मणवाद से मतलब है और उन्हें मुस्लिमों से नफरत करनी है। तो इसलिए आप कभी भी बीजेपी के पिच पे खेलते हुए आप बीजेपी के वोट बैंक में नहीं जा सकते। आप जायज बात करो, लोग आपको समझेंगे। इन सब के साथ ना फिर एक और बात होती है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे ये मेरा एक नज़रिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एजेंडा इसलिए थोप पाती है क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र में लोग हैं, वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं उसी के आधार पे अपनी पूरी दिनचर्या और पूरा जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम में वोटर्स की भी तो भूमिका तय होनी चाहिए ना। आपकी और हमारी भूमिका भी तो तय होनी चाहिए ना। हमें भी तो एक वोकल होना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ ये धार्मिक और ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति से आते हो, जब वेलफेयर की स्कीम पहुंचने वाली होती है ना, तो वहाँ पे लगभग ऐसा नहीं है कि वो वेलफेयर की स्कीम किसी दलित के पास नहीं पहुंच रही है, ब्राह्मण के पास ही स्पेशली पहुंच रही है। ठीक बात। और पंगा वहाँ पे होता है ना कि दोनों के पास नहीं पहुँचता है, वो अवेयर भी नहीं होते हैं। एडवर्टीजमेंट हो जाती है बट वो अवेयर नहीं हो पाते हैं।
अब मेरा ये मानना है या मेरा ये सवाल समझिए कि वो लोग क्यों नहीं वोकल हो सकते हैं, वो लोग क्यों नहीं सवाल पूछ सकते हैं तमाम अपने नेता समाज के, चाहे छोटे जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़े जनप्रतिनिधि हो। सर जिनको समझ है वो तो सवाल पूछ रहे हैं, चाहे नेशनल मीडिया में हो या इवन बहुत सारे जो बहुत ही बहादुर रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड पे भी सवाल पूछ रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं उनको ज़्यादा बहादुर मानता हूँ, क्योंकि पीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना और एक सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठाना, तो सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़्यादा खतरनाक होता है और लोग कर रहे हैं। तो जिसमें भी जागृति है वो इंस्टाग्राम से किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब जो बाकी लोग हैं उन तक सही विचार पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टेलीविज़न क्या दिखाता है, किस टाइप की सोच आपके अंदर डालते हैं। आप मुझे बताओ, अथीज़म भी तो एक विचार है, नास्तिकता भी तो एक विचार है ना। तो जो ये कहते हैं कि यार बच्चे को सब सिखाओ सब सिखाओ, कई लिबरल दोस्त ऐसा कहते हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सब तो आप सिखा नहीं रहे ना। कहाँ सिखाया जा रहा है? स्कूल में बताया भी जाता है कि अथीज़म नाम की कोई चीज़ है। कोई भी आपने कोई फिल्म देखी हो, मैं कुछ अभी प्रोड्यूसर्स को जैसे अप्रोच करता हूँ तो नहीं यार ये तो चलेगी नहीं, तो ना फिल्में बनने देते हो, ना स्कूल में ना कहीं पे। फिर जो है रामायण बन रही है। हाँ तो ठीक है, वो तो चलो अच्छी बात है कि वो बने, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि सभी चीज़ें बननी चाहिए ना, है ना। और रामायण से भी लोग अच्छी सीख ले तो वो भी अच्छी बात है ना। ध्रुव के साथ हमने मतलब वीडियो भी बनाया था रामायण पे, बहुत ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। तो इसलिए जब तक लोगों के, अब वो आप बाबा को एक बिठा देते हो टीवी पे, अब उसके थ्रू वो करोड़ों लोगों तक वही चीज़ पहुंच रही है। आप क्या है, ज्योतिषी वाले शो सभी टीवी चैनल करते हैं, तो लोग तो ये मानेंगे ना। लेकिन विजेता की वीडियो जिसके पास पहुंच जाती है तो फिर वो सोचता है कि हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन विजेता के विचारों को आप पहुंचने नहीं दे रहे। हर रोज़ मुझे ये रहता है कि पता नहीं आज आईडी चली जाए या कल चली जाए। तो लोग कहते हैं ना कि शास्त्रार्थ होते थे, तो करो ना भाई शास्त्रार्थ, करो ना डिबेट। आप दूसरों को बंद क्यों कर देना चाहते हो? तो इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहे, और जो भी कोई जगाने की कोशिश करे उसको नीचे धकेलने की कोशिश की जाती है। इसलिए बेचारे लोग क्या कहते हैं, लोग उनका मजाक तो उड़ाते हैं, जैसे जिसने कहा नहीं चाहिए पेट्रोल, नहीं चाहिए स्कूल, नहीं चाहिए हॉस्पिटल, हम तो बीजेपी को ही करेंगे, तो है ना। तो उसका कुछ कारण है ना कि वो इंसान क्यों ऐसा कह रहा है। 24 घंटे उसके पास प्रोपेगेंडा जा रहे हैं। क्या कांग्रेस वहां तक पहुंच पा रही है? नहीं। कांग्रेस को लग रहा है कि बस एक राहुल गांधी की ब्रांडिंग अच्छी कर दो। हालांकि वो भी जरूरी है कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग अच्छी हो, लेकिन ग्राउंड तक भी तो पहुंचो ना। बीजेपी और आरएसएस ग्राउंड तक पहुंचती, शाखा वाखा और जो भी इनका तरीका है, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस सब के जरिए वो पहुंचती हैं। और जो भी कोई उनके विचार के खिलाफ बोलता है उसको भी रोकने की कोशिश करती हैं। और उनके इन्फ्लुएंसर भी हैं, और वो टेलीविजन से भी अपनी वो करते हैं। तो बीजेपी आरएसएस इज एवरीवेयर। लेकिन कांग्रेस क्या एक अपना एक सही डिस्कोर्स फैलाने में क्या उनकी इतनी कोई मेहनत दिखती है? मुझे नहीं दिखती है। बाकी आप बताइए अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए हो। नहीं ठीक है, हम अगले सवाल पे जाते हैं। मैं एक सवाल मिस कर गया था रिजर्वेशन वाला में से, कि शेड्यूल क्लास के लिए मतलब जो रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले मुझे लगता था कि हाँ शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर होना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरे सामने एक आर्ग्यूमेंट रखा, मेरे पास जवाब नहीं था, और फिर मेरी इतनी ईगो नहीं होती कि मैं ज़बरदस्ती एक चीज़ पे टिकूं। और उन्होंने ये कहा कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ, लेकिन मेरे साथ भी अगर भेदभाव हो रहा है एग्ज़ाम के अंदर, कि मेरा नाम देख के इंटरव्यू में अगर कम नंबर मुझे मिल रहे हैं, जो कि बार बार इस तरीके के हमने इंस्टेंसेस देखे हैं। एक मेडिकल कॉलेज में सफदरजंग में हमने ये देखा कि उनके नाम देखकर उनकी टैगिंग एक दूसरे कलर के धागे से की गई और फिर उनको फेल किया गया। तो जब उसके खिलाफ भी हो रहा है तो फिर मैं किस मुंह से ये कहूँ कि हाँ नहीं उसको नहीं मिलना चाहिए, वो भी झेल तो रहे ना। तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आप ये इंश्योर करो कि कोई कमेटी बने कि जो इंटरव्यूअर है उसके सामने उनके नाम नहीं होंगे, है ना, केवल रोल नंबर के हिसाब से होगा। एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी, कैमरा लगा होगा,
ताकि आप रूल आउट कर पाओ कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। या जैसे कई एग्जाम तो OMR शीट से होते हैं, तो उसमें तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से पहले आप इंश्योर करो कि यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं है, तभी तो आप क्रीमी लेयर लगाओगे। दूसरी बात कि अब अगर आप जो अमीर है उसको आप ये कह दो कि क्रीमी लेयर, जो नीचे हैं उसको आप कह देते हो नॉट फाउंड सूटेबल, तो ना आप अमीर दलित को आने दो ना गरीब दलित को आने दो, तो ये तो फिर बात सही नहीं है ना, है ना। तो मैं तो वही कहता हूँ कि जो गरीब दलित हैं ये केवल ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए भी होता है कि सिंस सोसाइटी में जातिवाद है, झुंडवाद है, तो हर एक उससे कुछ लोग हों, ठीक है। तो कास्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, और मैं चाहता हूँ कि गरीब दलित उस रिप्रेजेंटेशन को फुलफिल करें। लेकिन जब तक किसी अमीर दलित के खिलाफ भेदभाव है तो फिर एक ये मतलब एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन के रूप में ये गलत होगा ये कहना कि हाँ यार भेदभाव होता है तो होने दो। अब भेदभाव को ख़त्म कीजिए, आप इंश्योर कीजिए, तब लगाइए क्रीमी लेयर। ठीक है, एक और सवाल आखिरी लेता हूँ मैं। थोड़ा CJP पे वापस चलते हैं। CJP को मजबूती देने वाले सोनम वांगचुक, जिनके अनशन ने तमाम देश के युवाओं को, उनके माँ बाप को, नौकरी पेशे में रहने वाले लोगों को, या जो जहाँ से भी आ सकता था उन सबको जगाया और वापस जंतर मंतर पे बुला लिया, देश के हर कोने से। कुछ लोग विदेशों से भी आए। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है और क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्विटर पे या हर जगह पे कि सोनम वांगचुक ने बीजेपी के JP नड्डा के हाथों अपना हंगर स्ट्राइक क्यों ख़त्म किया? नहीं सर, देखो कई बार मैंने कहा है कि लोगों के अंदर एक एम्पैथी होनी चाहिए कि जो इंसान आपके लिए काम कर रहा है उस पे आप 100x का मैग्नीफाइंग लेंस और एक स्कैनर लगाने के बजाय, क्योंकि सोनम जी ने अपना उल्टा दिया है उस पे, है ना, उल्टा आपका जो है थोड़ा एक सिंपैथेटिक व्यू होना चाहिए। 26 दिन से एक इंसान हंगर स्ट्राइक पे है, वो ऑर्गन डैमेज की कगार पे है ना, शायद कुछ मतलब प्रॉब्लम्स रही भी हो, और ऐसे में फिर ये करना कि यार वो सब तो चलो ठीक है लेकिन यार ये क्यों कर दिया, ये सवाल आया मेरे भी दिमाग में था। लेकिन मुझे तो लगा यार चलो क्या फ़र्क पड़ता है, मे बी जस्ट जो मंत्री आए थे उन्होंने रीएश्योरेंस दी होगी, बात करने आए थे, है ना, कि हाँ सर ठीक है ये रीएश्योरेंस दे दिया और चलो अब अनशन तोड़ लो। अभी एकदम से शायद इंसान ये नहीं कह पाता कि चलो भाई आपने रीएश्योरेंस दे दिया, आप साइड हो, अब किसी और को बुलाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी इंसान को ना इतना डिह्यूमनाइज नहीं करना चाहिए। अभी क्या है, हम भगवान बनाना चाहते हैं हर किसी को कि नहीं नहीं ये वाली भी प्रॉब्लम क्यों हुई, मैं उनका सम्मान तो करता हूँ लेकिन ये क्यों किया, है ना। तो हम वो भगवान बनाने के चक्कर में ना लोगों को डिह्यूमनाइज कर देते हैं और ये बहुत गलत है। इस तरीके से फिर कोई भी इंसान कैसे बोल पाएगा। ऑलरेडी आप देखो, आप सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बोलो, आपके खिलाफ कोर्ट केस हो जाते हैं, आपको हैकल किया जा सकता है, ब्रांड डील्स आपको नहीं मिलेंगी। हर एक ब्रांड आपको इस तरीके से देखता है कि यार नहीं 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 इसको हम वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है आपके पास, इवन आपके ऊपर NSA वगैरह लग गया तो आपके आसपास के लोग भी आपको एक अछूत की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि अरे यार नहीं नहीं छोड़ो यार, पंगा है यार, उस पर तो NSA लगा हुआ है, UAPA लगा हुआ है, बच के रहो। तो समाज, गुंडे, पुलिस, प्रशासन, सभी के आप उस पे हो, कुछ भी आपको मिलता नहीं है। और फिर जब लोग कहते हैं नहीं मैं उनकी रेस्पेक्ट तो करता हूँ लेकिन छोड़ दो ना यार, लेकिन को, है ना, लेट पीपल ब्रीथ, वो भी ह्यूमंस हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, मे बी हम उस चीज़ को अगर देखें तो कहीं बेहतर है। एक और सवाल का जवाब दीजिए। वैसे तो खैर CJP से आप निष्कासित हैं और आप ये कहते हैं कि आपको बलि का बकरा बनाया गया। सोशल मीडिया पे CJP का समर्थन करने वाले कई बड़े चेहरे, कई पत्रकार जो शुरुआती दौर में जुड़े रहे, वो सब काफ़ी नाराज़ हुए जब CJP का प्रदर्शन ख़त्म हुआ, इस्तीफ़ा हो गया। और उसके एक दिन बाद जब एक होटल में बड़ी पार्टी चल रही थी, सब नाच गा रहे थे, और उसी दौरान बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन में आए हुए छात्र थे, लोग थे जिनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि वो घर कैसे जाएंगे। कई लोगों के पास पैसे तक नहीं थे, कई गरीब ऐसे बच्चे थे जिसको बहुत सारे लोगों ने अलग कैंपेन चलाकर उनको भेजने का काम किया। क्या ये मतलब
ठीक था कि अभी प्रदर्शन ख़त्म हुए 1 दिन 2 दिन भी नहीं बीता और आप पार्टीज़ कर रहे हैं। आप पहले आपका मतलब जिम्मेदारी क्या थी? सुनिश्चित करना कि क्या उन 21 बच्चों का जिनका मतलब देहांत हो गया, जिन्होंने खुदकुशी कर ली, उनको मुआवजा मिला या नहीं मिला? आपको सुनिश्चित करना चाहिए था कि आपके जो लोग हैं, वो जो प्रदर्शन में आए हैं, जो उम्मीद में आए थे, क्या आप उनको सही समय से सही व्यवस्था के साथ उनको घर भेज पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? थोड़ा सा संवेदनशीलता की कमी दिखी मुझे। आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ, इसमें तो देखिए ये तो है कि बचा के मत कहिए, जो है सच सच बोलिए। नहीं सच, मैं सच ही बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ, है ना। तो ये ऑफ कोर्स मतलब उनका तो ध्यान रखना ही चाहिए। दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो अब अपने अपने घर चले जाएंगे, राइट, इधर उधर चले जाएंगे, तो एक लास्ट में लोग अगर मिलना चाहते हैं और एक विक्ट्री जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। उसके साथ साथ ये भी चीज़ होनी चाहिए, मतलब ये मेरा मानना है। ऑफ कोर्स किसी को भी अगर चोट लगी है, जैसे आपने कॉम्पेंसेशन की बात की, या क्या लोग अपने घर पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, हाँ, तो इट कुड बी बेटर मैनेज्ड। कंपनसेशन जिनको चोट लगी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन 21 बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो तो रीएश्योरेंस ऑलरेडी सिक्योर किया हुआ है कि वो चीज़ होगी, तो वो तो ऑलरेडी सिक्योर किया था, तभी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था। और जो FIRs वगैरह है उसके लिए भी रीएश्योरेंस लिया था, और उसके लिए भी CJP कॉन्स्टेंटली मतलब वर्क कर रही है, तो वो तो काम चल रहा है। चलिए ठीक है, शुक्रिया विजेता हमसे बातचीत करने के लिए भाई जी। और थैंक्स अनंत। आपको कैसा लगा बातचीत? सब सही था? नहीं, मज़ा आया मुझे तो, बातचीत में मज़ा आया। तो आपके बड़े फॉलोअर हैं, जरा वहाँ पे बोलिए ना। नहीं बिल्कुल, देखो मैं कई आजकल पॉडकास्ट के इनवाइट मना कर देता हूँ, स्पेशली इसलिए क्योंकि लोगों को ये होता है चलो विजेता फेमस है, उससे व्यूज आ जाएंगे। तो मैं यही कहता हूँ यार, आप क्या ऑफर कर पाओगे कॉन्वर्सेशन में या उसमें, है ना। तो पॉडकास्ट केवल ये नहीं है कि आपने कैमरा लगाया, माइक लगाया और हो गया। तो मैं हमेशा उस टाइप की कॉन्वर्सेशन चाहता हूँ कि जहाँ पे सामने वाले के भी खुद के कुछ विचार हैं और एक बातचीत हो और एक प्रॉपर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन टेक अवेज। तो बिल्कुल मुझे पता था कि आपसे तो मिलूंगा तो बढ़िया बातचीत होगी और अच्छी बातचीत रही। तो ऑफ कोर्स सॉल्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और बहुत अच्छा काम करते हैं। बिहार में भी गए थे आप लोग उस टाइम पे भी, बहुत ही कमाल के इलेक्शंस में, हाँ बाड़मेर वहाँ गए थे, तो बहुत अच्छी इनकी रिपोर्टिंग रहती है। तो सपोर्ट करो, फॉलो भी करो, और जो इस टाइप के इंडिपेंडेंट मीडिया है उनको फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक जो रहता है ना व्यूज़ बेस्ड, कि व्यूज़ होंगे तो उससे ऐड आएंगे, तो इसीलिए फिर लोग वायरलिटी के पीछे भागते हैं और असली मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर जनता पे करेगी, है ना, तो आई थिंक जर्नलिज्म के लिए वो बहुत अच्छी पर भाई मैं हमेशा ना इस बात को कहता हूँ, मैं अपने दर्शकों से भी कहता हूँ और दोबारा भी मैं कह रहा हूँ कि आप ना ऐसे ही किसी का चुनाव मत करिए। आप पहले जाइए, मान लीजिए अगर कोई इंटरव्यू कर रहा है या पॉडकास्ट कर रहा है या ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप पहले जाइए, उसको इत्मीनान से सुनिए, सुनिश्चित कीजिए कि क्या वो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। अगर सॉल्ट पे आप आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पर मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो काम किया है, जो भी इंटरव्यू किए हैं, पहले आप उन्हें देखें, समझें, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर पसंद आ रहा है तो फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए तो मत जाइए। बाकी ज्वाइन बटन भी है, चाहें तो आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो शुक्रिया रहेगा कि आप लोग जुड़े और आप लोग देख रहे हैं। जी, धन्यवाद भाई, शुक्रिया।